Good morning, dear students. So बेटा we are discussing about chapter number 1 economics. तो पहला जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने किया डिस्कशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, उसके बेसिक फैक्ट क्या क्या इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। तो अभी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा पेज नंबर आ जाओ सेकंड पे, पेज नंबर 2। ओके, तो पहले हमने किया था प्रोडक्शन के फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक लैंड फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग जो है वो किस तरह से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग क्या है, वो मेन एक्टिविटी है, ठीक है। फार्मिंग यूजुअली आप इंडिया के किसी भी विलेज में जाओगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे फार्मिंग मेन एक्टिविटी मिलेगा। मोस्ट ऑफ द लोग जो है खेती या खेती से जुड़े हुए काम ही करते हैं। सो 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड, ठीक है। कितना? 75%। ये एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 75% लोग क्या है कि वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अभी या तो वो खुद किसान हैं, फार्मर्स हैं, और दे आर फार्म लेबर्स, यानी कि मजदूर हैं, वो खेतों में काम करने वाले। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। ओके, और जो वेल बीइंग फार्मर्स हैं, यानी जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें, अच्छी ज़मीनें हैं, उनको हम बोलते हैं वेल बीइंग, ठीक है। वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल। सो ये क्या है कि फार्म पे प्रोडक्शन वगैरह एक्टिविटीज़ भी इनकी चलती हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अब देखो, मान लो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती, ठीक है। मेरे को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, बढ़ाना है मेरे को उत्पादन। अब ज़मीन तो जितनी है वो तो उतनी की उतनी रहेगी ना। ज़मीन तो अगर मान लो मेरे पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, ठीक है, तो जो ज़मीन है वो तो उतनी की उतनी रहेगी। मेरे को उस सेम ज़मीन पे अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो मेरे को कुछ अलग तरीके जो है वो ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अलग तरीके क्या हो सकते हैं? या तो मैं क्या करूँ, मैं फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगाऊँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी लगाऊँ, इरिगेशन जो है वो बढ़ाऊँ मैं, ठीक है। पहले मान लो मेरी रेन फेड क्रॉप है, यानी बस बारिश पे डिपेंड है, तो मुझे और तरीके लगाने पड़ेंगे। Since 1916 Palampur there has been no expansion in land area under cultivation। 1960 से पालमपुर में लैंड एरिया में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। कुछ वेस्ट लैंड जो थी, जो ख़राब ज़मीन थी, अभी ख़राब वेस्ट लैंड का मतलब ये है या तो वो दलदली ज़मीन थी, या वहाँ पे बस ऐसे घास फूस हो गई थी, वहाँ कोई खेती नहीं करता था, या वहाँ पानी खड़ा रहता होगा, मतलब जहाँ पे एक्टिविटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती, खेती नहीं होती, हम उसको कहते हैं वेस्ट लैंड। तो अब क्या हुआ है, बस कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके वेस्ट लैंड को उन्होंने सही किया है, अदरवाइज कोई नया एक्सपेंशन नहीं हुआ। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation, ठीक है। So now the standard unit of measuring land is hectare। अब यहाँ पे वो ज़मीन मापने का तरीका बता रहा है भाई। जो ज़मीन मापने का तरीका है, स्टैंडर्ड यूनिट है ज़मीन मापने की, वो क्या है? हेक्टेयर। So though in the village you may find land area being discussed in local units such as बीघा एंड गुइंथा etc। अब अलग अलग जगह पे लोकल नाम भी है, जैसे अपने इलाकों में किला बोलते हैं ज़मीन मापने के लिए, ठीक है। यूपी साइड में बीघा बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी होते हैं। बट वैसे इंग्लिश में क्या ज़मीन मापने के लिए यूज़ होता है? एकड़, हेक्टेयर। सो 1 हेक्टेयर इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर बाय 100। 1 हेक्टेयर में कितनी ज़मीन होती है? 100 मीटर ऐसे और 100 मीटर ऐसे, ठीक है। 100 लंबाई मीटर की, 100 चौड़ाई मीटर। तो ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया? 1 हेक्टेयर हो गया। यानी 1 हेक्टेयर में क्या होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड।
भाई क्या सेम लैंड से कोई ज़्यादा उगा सकता है? इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, जिस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है या क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न इलाका है वहाँ की कंडीशन जो है वो इससे मैच करती हैं। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। सारी ज़मीन पे खेती होती है, कोई ज़मीन खाली नहीं है। आइडल का मतलब होता है बेकार, ठीक है, कोई ज़मीन बेकार नहीं है, सारी ज़मीन पे खेती हो रही है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, ठीक है। तो क्या होता है खरीफ सीजन में यहाँ पे ज्वार और बाजरा उगाया जाता है जब बारिश पड़ती है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और जो उसके बचे हुए हिस्सा है वो जानवरों को खिलाने के लिए एज ए चारा इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पे आलू उगाया जाता है। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, और रबी के सीज़न में यानी कि जब सीज़न आता है नवंबर से लेके मार्च तक का, दिसंबर से मार्च तक का, इस ड्यूरेशन में यहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है। व्हीट जो है ये रबी की फसल है, गेहूँ। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट मार्केट एट रायगंज। और जो गेहूँ उगाते हैं किसान अपने खाने के लिए रख लेते हैं, जो सरप्लस होता है यानी जो बाकी एक्स्ट्रा बच गया उसको रायगंज में ले जाके मार्केट में वो बेच देते हैं, मंडी में। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, कुछ हिस्से में गन्ना भी बोया जाता है, शुगर केन भी बोया जाता है। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। अब गन्ना जो होता है ये कोई ऐसा 2-3 महीने में तैयार नहीं होता, गन्ना तो पूरा साल एक बार लगा दिया तो 1 साल में या 1.25 साल में तैयार होता है जाके। शुगर केन इट इज़ इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर। अब गन्ने से क्या करते हैं, गन्ने को या तो वो गन्ना डायरेक्टली बेच देते हैं या फिर गन्ने से गुड़ बना के गुड़ बेचते हैं वो, ठीक है। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ए ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब तुम देखो जब रेनी सीजन है, रेनी सीजन कब है, जुलाई से अक्टूबर तक, तब तो वो क्या बोल रहे हैं, ज्वार एंड बाजरा, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक का जो पीरियड है इसमें वो क्या उगा रहे हैं, पोटैटो। फिर दिसंबर से जो मार्च तक का टाइम है उसमें वो क्या उगा रहे हैं, वीट। मतलब सारा साल कुछ ना कुछ उनका साइकिल जो है चलता रहता है, कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं। गन्ना भी है, पर जो किसान गन्ना उगाते हैं उनका फिर सारा साल गन्ना ही चलता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके पास एक वेल सिस्टम है इरिगेशन का, उनके पास सिंचाई व्यवस्था मौजूद है, उनके खेतों तक पानी के नहरें बनी हुई हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है जिससे वो क्या कर सकते हैं, समर्सिबल का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, अब बिजली जो है वो पालमपुर में जल्दी आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। अब बिजली आने से पहले यहाँ क्या होता था, एक रहट जिसको हम बोलते हैं कि कुएं से पानी निकालने के लिए बैल का इस्तेमाल करके पानी निकाला जाता था, ठीक है। पर्शियन व्हील इस्तेमाल होता था, और भी ऐसे यानी मैनुअल सिस्टम ही दे, हाथ से ही या बैलों का इस्तेमाल होता था पानी की सिंचाई करने में। बिजली आने के बाद क्या हुआ, पंप का इस्तेमाल होने लग गया और जो सिंचाई है वो आसान हो गई। People saw that the electric run tubewell could irrigate much larger area of land more effectively। अब जो वाटर पंप है, ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो इफेक्टिवली ज़्यादा एरिया में पानी डाल सकते हैं बिजली की मदद से। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट। अब शुरू में तो कुछ ट्यूबवेल जो हैं वो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए, गवर्नमेंट ने लगवाए। सून हाउर फार्मर स्टार्टिंग सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। बाद में क्या हुआ, लोगों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल भी लगवाने शुरू कर दिए अपने खेतों में।
As a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. तो 1970s तक क्या हुआ कि लगभग जो एरिया था 200 हेक्टेयर का वो सारा इरिगेटेड हो गया, यानी कि या तो वहाँ सरकारी ट्यूबवेल लग गया या प्राइवेट ट्यूबवेल लग गया या कोई और तरीका पानी का था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, बॉक्स के बाद। अब वैसे ही बॉक्स पढ़ो, इस बॉक्स में क्या है कि इंडिया की जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसके बारे में डिटेल है। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अब जैसे पालमपुर की बात चल रही है ना, ठीक है, हर गांव में भी ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम द रिवरिन प्लेन, कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। अब जो रिवरिन एरियाज़ हैं जैसे हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे रिवर्स हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे नहरों के थ्रू पानी आता है। ठीक है, बट कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे नहरें नहीं हैं, ट्यूबवेल भी ज़्यादा काम नहीं करते क्योंकि डेप्थ में ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे इरिगेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। इन कंट्रास्ट, प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, अ लिटल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। यानी कि डेक्कन प्लेट्यू यानी महाराष्ट्र वाला जो एरिया है उससे नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत कमी है इरिगेशन की। ठीक है, अपने इंडिया का 40% ही एग्रीकल्चर इरिगेटेड है। सो इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंड ऑन रेनफॉल। तो बाकी का जो जगह हैं वहाँ पे क्या वो रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं, ज़्यादा बारिश पे डिपेंड करती हैं। ओके, so to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। ठीक है, तो क्या होता है कि to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multi cropping। तो मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है? ठीक है, यानी कि बहुफसलीय सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एक साल में एक ही ज़मीन से अलग अलग फसलें ली जाती हैं, एक फसल नहीं ली जाती, अलग अलग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। अच्छा, क्या होता है कि अगर आप एक ही लैंड से अगर एक फसल उगाते रहोगे, ठीक है, तो वो भी आपकी ज़मीन को खराबी करती है। ठीक है, क्योंकि मान लो हर फसल को अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए, तो जो वो न्यूट्रिशन चाहिए अगर आप एक ही फसल लगाते रहोगे तो वो स्पेशल न्यूट्रिशन वो फसल कम कर देगी, तो आपके मिट्टी की क्वालिटी गिर जाएगी। इसीलिए बेटर क्या रहता है कि अलग अलग फसलें उगाएं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। तो मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप। अब वहाँ पे क्या होता है, वीट है, ज्वार है, बाजरा है, आलू है, कई तरह की फसलें वो क्या करते हैं, उगा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब यहाँ क्या है, आपको एक टेबल दिया उसने, ठीक है, लास्ट पिछले पेज पे एक नीचे डिटेल दी थी लेट्स डिस्कस में। द फॉलोइंग टेबल 1.1 शोज द लैंड अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टेयर। प्लॉट दिस ऑन ग्राफ एंड प्रोवाइड व्हाट डज द ग्राफ शोज। ये क्या है, ग्राफ बनाने को बोल रहा है भाई। 1950 में कितनी थी, 120, 60 में 130, 70 में 140, 80, 90, 2000 तक 140 ही है। ठीक है, तो ग्राफ आप मैथ में बनाते हैं ना, वैसे ही बनेगा यहाँ पे भी। बना के देखना, नहीं आए तो चैट में बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। सो इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या हमें इरिगेशन के अंडर एरिया बढ़ाना चाहिए? ठीक है, क्यों बढ़ाना चाहिए भाई, क्यों महत्वपूर्ण है ये? यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। अब आपने पालमपुर में जो फसलें उगती हैं उसके बारे में भी पढ़ा है, ज्वार, बाजरा, पोटैटो, वीट। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप ग्रोन इन योर रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि नीचे वो टेबल बनवा रहा है आपसे, तो ये अभी आपने बनानी नहीं है, ये सिंपली आप अपने लेवल पे आपको ढूंढना है। 3 है, चलो आप ट्राई करना। ठीक है, आप वीट, वैसे आपको 8th क्लास में जियोग्राफी में एग्रीकल्चर एक चैप्टर था, वहाँ पे ये सारी बातें डिस्कस हुई थी। तो वीट, राइस एंड आप इसमें थर्ड ले लो,
वाटरमेलन, ठीक है, वीट, राइस एंड वाटरमेलन, ये 3 फसलें यहाँ इस बॉक्स में नेम ऑफ क्रॉप, मंथ सोन किस महीने में बोई जाती हैं, फिर मंथ हार्वेस्टेड किन महीनों में काटी जाती हैं, और फिर आगे आपको बताना है कि किस तरह के वाटर सोर्सेस उसको चाहिए, ट्राई करके देखना, ठीक है। ये 3 क्रॉप्स के बारे में आपको नीचे ये टेबल जो है ये पूरी करनी है, पेंसिल से पूरी करनी है। और so you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming method for higher yields. अब क्या है कि अगर आप एक तो क्या है आप अलग अलग क्रॉप उगाओ, एक क्या है कि आप अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी यानी कि हाई यील्ड निकालने के लिए, यानी आपको ज़्यादा क्रॉप अगर लेना है तो उसके लिए कुछ मॉडर्न मेथड यूज़ कर सकते हो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। सो यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। यील्ड का मतलब क्या होता है कि एक सीजन में, एक सिंगल सीजन में कितने आप एक पर्टिकुलर लैंड से, एक प्लॉट से कितना आप प्रोडक्शन लेते हो। Till the mid 1916, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. 1960 तक जो हम बीज इस्तेमाल करते थे वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता था और वही पूरा, उसमें कोई अपडेशन नहीं थी, कोई उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं था, ठीक है, तो वही पुराने मेथड से इस्तेमाल करते थे। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, हाँ ये था, उसको कम पानी चाहिए होता था, ठीक है। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर, और जो गोबर होता था जानवरों का वो एज ए मैन्योर यानी खाद के तौर पे इस्तेमाल होता था। ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिडंट हैव टू बाय देम, और ये सब फ्री अवेलेबल होता था। गाय का गोबर या जो गोबर है मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल होने वाला गांव में बहुत आयत में मिलता है, लोग जानवर पालते हैं तो उनसे मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बीज है वो भी पहले वाली फसल से ही मिल जाते थे, तो ये खरीदने नहीं पड़ते थे किसानों को। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। अब क्या हुआ, 1960s के दौर में एक ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्टिंग हम मानते हैं MS स्वामीनाथन उनका नाम था, ठीक है, MS स्वामीनाथन, इनको जाना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। अगर कोई आपसे पूछे हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप क्या बताएंगे, MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, उपज को बढ़ाने पे जोर दिया और वो तरीके बढ़ाने पे जोर दिया जिससे खेतों में उपज बढ़ सके, ठीक है, जिससे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, बीजों में अपडेट किया। तो क्या हुआ, उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी बीजों की जो हाई क्वालिटी है, जो लैब में अच्छे यानी कि जेनेटिकली हाइब्रिड जो बीज हैं वो इस्तेमाल करने को बोला, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, स्पेशली राइस और व्हीट, गेहूं और चावल पे। इसीलिए इसका जो रिज़ल्ट है वो आप हरियाणा पंजाब में देख सकते हो। इसी वजह से हरियाणा पंजाब में गेहूं का और चावल का बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है, ठीक है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो ध्यान से करना। So compared to traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. तो जो HYV seeds है या जो हाइब्रिड जो seeds है, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी जो है, ये एक ही पौधे पर अधिक अनाज उत्पादित करते थे, ज़्यादा उत्पादित करते थे। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain than was possible earlier. तो जितना पहले उत्पादन होता था उससे ज़्यादा उत्पादन होता था। HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer and pesticides to produce best result.
पर HYV सीड्स को अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए साथ में अच्छा फर्टिलाइज़र भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र की भी नीड है उसको अपना एक बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। यानी कि अधिक उत्पादन करने के लिए हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स के साथ साथ क्या चाहिए, बीजों के साथ साथ इरिगेशन यानी कि पानी, ठीक है, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि जो उर्वरक है, खाद है, वो भी चाहिए, तभी उसका एक बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। और जो हरियाणा के, पंजाब के या वेस्टर्न यूपी के किसान हैं, ये फर्स्ट ऐसे किसान थे जिन्होंने उन मेथड को यूज़ करना शुरू किया। ठीक है। Some of them bought farm machinery like tractors and threshers which made ploughing and harvesting faster। और कुछ ने क्या किया, मशीनरी खरीदनी शुरू किया जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है, जिन्होंने फसल काटने को, बोने को आसान कर दिया और फास्ट कर दिया। पहले बैल और हल से इस्तेमाल होता था, अब क्या ट्रैक्टर है। जितना पहले तो हल में एक ही नोक होती थी, एक टाइम में एक ही जगह जुताई होती थी, अब तो ट्रैक्टर के पीछे बहुत चौड़ा वो लग जाता है जो एक खेत को बैल के मुकाबले बहुत जल्दी प्लफ कर देगा। सो दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट। तो इससे उनका जो गेहूं का उत्पादन है हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वैरायटी वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। तो पहले जो ट्रेडिशनल सीड जब वो यूज़ करते थे, पुराने बीज जब इस्तेमाल होते थे, तब 1 हेक्टेयर से उनको कितना प्रोडक्शन मिलता था? 1 हेक्टेयर से एवरेजली 1300 किलो। बट अब जो न्यू है, ठीक है, अब एवरेजली कितना मिलता है? लगभग 3200 किलो। ठीक है। So with the HYV seeds the yield went up to around 3200 kg per hectare. There was a large increase in production of wheat. Farmer now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. अब उनके पास बहुत अधिक मात्रा में अनाज है जो कि वो क्या कर सकते हैं, अपने खाने के लिए छोड़ के बाज़ार में बेच सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। What is the difference between multiple cropping and modern farming method? ठीक है। And the following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million ton. Plot this on a graph. Was the Green Revolution equally successful? Both the crop or discuss। भाई यहाँ पे क्या है, नीचे आपको 65, 66, 70, 71 ये ईयर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस यानी कि दालों का उत्पादन दिया है और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिया है, गेहूं का उत्पादन दिया है। तो आपको ग्राफ की सहायता से ये बताना है कि सभी क्षेत्रों में बराबर उत्पादन हुआ है, गेहूं और दाल एक से ही ग्रोथ मिला है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, या फिर सिर्फ गेहूं को ही ज़्यादा ग्रोथ मिला है। ओके। एंड थर्ड आता है व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। वाई? भाई जो मॉडर्न फार्मिंग है उसको अप्लाई करने में, यूज़ करने में पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बताना है क्यों पड़ती है, क्या रीज़न है, ठीक है, किस वजह से पड़ती है। तो ये क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या है कि अपना जो मेन पॉइंट्स है, ठीक है, वो हमने कवर किया। लैंड इज़ फिक्स्ड क्योंकि भूमि तो सीमित है। अब हमें ज़्यादा अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इरिगेशन का बेटर करनी पड़ेगी। तो आज के जो हमने टॉपिक में किया है वो हमने यही सारी बातें की हैं, तो इसको आप रिवाइज कर लें अच्छे से, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।